people, what's up? So I welcome you all to the bi-weekly session of current affairs. हम हफ्ते में 2 बार मिलने वाले हैं जिसमें मैं बाकायदा एवरीथिंग टोन डाउन पीपीटी लेकर आऊंगी आपके लिए कि पिछले जो भी 2-3 दिन निकले उसमें क्या क्या हुआ करंट अफेयर्स में। एंड जैसे मान लीजिए आज आपका ट्यूसडे है, नेक्स्ट हम मिलने वाले हैं सैटरडे को, तो ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे जो भी हुआ हम सैटरडे को डिस्कस करेंगे, फिर सैटरडे संडे मंडे को जो भी होता है वो हम ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे। तो हफ्ते में 2 सेशंस ही आपके होंगे जो आप देख सकते हैं। ये जो आपको सामने पीपीटी दिखाई दे रही है, ये बाकायदा आपको पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जस्ट गिव मी टिल इवनिंग, प्रॉब्ली अभी तुरंत आपको डाउनलोडेबल नहीं होगी, बट एक गूगल ड्राइव की आपको लिंक दिख जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ये पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं फर्दर या लेटर ऑन रिवाइज करने के लिए। ठीक है, विद दैट लेट्स बिगिन। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द नेशनल अफेयर्स। सो नेशनल अफेयर्स में सबसे पहली जो न्यूज है दैट इज अबाउट इंडिया, जो एक कॉन्फ्रेंस होस्ट करने वाली है विच इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन एट भारत मंडपम। अच्छा, जनरली जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह इंडिया होस्ट करती है वो भारत मंडपम में ही करती है, विच इज इन न्यू दिल्ली। ये है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। आगे जाके डिटेल्स देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा, यहां से आपको सीधा एक क्वेश्चन बनता है कि भाई आर यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है हमारे प्रहलाद जोशी। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। इट इज गोइंग टू होस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? तो व्हाट हैज हैपेंड इज धीरे धीरे करके पूरी दुनिया रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही है। रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? अच्छा, एनर्जी 2 तरीके की होती है या 2 तरीकों से प्रोड्यूस होती है। एक होती है रिन्यूएबल और दूसरी होती है नॉन रिन्यूएबल फॉर्म्स। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऐसी होती है जिनको यूज करके, जो भी सोर्सेस होते हैं उनको यूज करके आपने एक बार एनर्जी जनरेट कर दी, वो रिप्लीट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो रिन्यू होने में या तो उनको बहुत टाइम लगता है या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। जैसे कि आपका कोल हो गया, कोयला, पेट्रोलियम हो गया, ये सब नॉन रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? अगर आप नॉन रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं ना टू जनरेट एनी काइंड ऑफ एनर्जी रादर, तो उसमें पोल्यूशन काफी ज्यादा होता है। जैसे कोयले को बर्न करते हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड जैसी चीजें रिलीज होती हैं, विच इज वन ऑफ द कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सेम पेट्रोल को अगर आप बर्न करते हो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए तो उससे पोल्यूटेंट्स या पोल्यूशन कॉज होता है। धीरे धीरे करके पूरी दुनिया जो है वो शिफ्ट कर रही है रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में एक आ जाता है सोलर एनर्जी, एक आ जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, और इस तरीके से और भी बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये सब रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में आते हैं। ये बेसिकली सोलर एनर्जी, अगर हम सन की ऊर्जा या एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो सन रिप्लीट नहीं हो रहा, अपने आप को रिन्यू कर लेता है। वो ये एनर्जी कभी डिप्लीट नहीं होती है, अपने आप को रिन्यू करती जाती है। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन का पूरा मसला क्या है या पूरी कहानी क्या है? साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है ना, बेसिकली H2 को जब आप फ्यूल की तरह यूज करते हो, पहला तो कोई भी आप चीज जिसको फ्यूल की तरह यूज कर रहे हो उसको स्टेबल होना चाहिए। अगर वो चीज स्टेबल ही नहीं है, इन्फ्लेमेबल है या हाईली रिएक्टिव है, तो आप एज अ फ्यूल यूज ही नहीं कर सकते। तो पूरा जांच पड़ताल करने के बाद रियलाइज हुआ कि हाँ भाई, इसको स्टेबल तरीके से, इस गैस को हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। और जब इसको फ्यूल की तरह यूज करेंगे टू जनरेट एनर्जी, तो इसका जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे कोयले को जलाने से बाय प्रोडक्ट CO2, SO ये सब हो रहा था, इसका बाय प्रोडक्ट बन रहा है H2O विच इज एसेंशियली वाटर। तो बाय प्रोडक्ट वाटर बन रहा है, कोई पोल्यूशन की बात ही नहीं हुई। तो जब साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया, बाकी पूरी दुनिया में बातचीत फैली और धीरे धीरे करके ग्रीन हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल या एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हमने यूज करने का ट्राई किया। अब सारी कंट्रीज उसी पे शिफ्ट करने का ट्राई कर रही है, धीरे धीरे करके होगा। बहुत सारे पायलट प्रोजेक्ट्स यानी कि छोटे लेवल पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो जब बड़े लेवल पे प्रॉब्ली लॉन्च होंगे तो वील बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। बट उसी चीज पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। कहां पर हो रही है? एट भारत मंडपम, न्यू दिल्ली, टू प्रमोट कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी आपके लिए यहाँ पे समझना जरूरी है कि क्या होता है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या एक ही सेकंड देना, आई जस्ट एडजस्ट दिस स्क्रीन वंस।
राइट, आई थिंक अब आपको पूरा स्क्रीन दिख रहा होगा। सो यहाँ तीसरा सवाल आता है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। ये क्या होता है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। दिस इज बेसिकली इट्स अ प्लान, पहली चीज, जिसको अप्रूव किया गया है बाय इंडिया या इंडियन कैबिनेट या इंडियन गवर्नमेंट, जो भी अपन बोल ले। कब? जैन 2023, जैन 2023 में अप्रूव किया गया है टू मेक कंट्री। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक द कंट्री अ ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, यूजेज एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, इंडिया को हब बनाना है हमें ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए, उसके यूजेज के लिए और उसके एक्सपोर्ट के लिए। हब क्या होता है? हब इज एनी प्लेस कि अगर आप उस चीज के बारे में सोचे भी तो वो एक जगह जो आपके दिमाग में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आईटी इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सिटीज लाइक बैंगलोर आता है, बिकॉज बैंगलोर इज द आईटी हब। सेम अगर आप मान लो पुणे शहर में और आप पार्टी हब के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में प्रॉब्ली बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट, कोरेगांव पार्क जैसी जगह आती है, वहां पे बहुत सारे क्लब्स है, इट्स कॉल्ड द पार्टी हब। हब इज एनी प्लेस जो उस चीज के नाम से जानी जाए। ठीक है, अच्छा, इनिशियल आउटले इस प्रोजेक्ट के लिए करीब करीब 19,000 19,744 करोड़ रुपए था इनिशियल आउटले। ठीक है, एम क्या था? एक एम हम जान चुके हैं, बट टू बी वेरी स्पेसिफिक, टू बी वेरी प्रिसाइज, द एम वाज टू प्रोड्यूस एटलीस्ट, कम से कम 5 मिलियन मेट्रिक टन्स, MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन साल का, एनुअली। कब तक? बाय 2030। तो हमने टारगेट सेट किया एग्जैक्ट क्वांटिटी का और साल भी उस टारगेट में हमने सेट किया है। इससे क्या होगा? इट विल अट्रैक्ट ओवर, ऐसा एंटिसिपेटेड है, इट विल अट्रैक्ट ओवर 8 लाख करोड़ रुपीज इन इन्वेस्टमेंट। एंड क्योंकि इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो लगभग वी आर एंटिसिपेटिंग क्रिएट ओवर 6 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज। क्लियर? सो दिस इज द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। कॉन्फ्रेंस जो है इट इज गोइंग टू फीचर पार्टिसिपेशन फ्रॉम की यूनियन मिनिस्टर, जैसे कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है प्रहलाद जोशी, वो वहां रहेंगे। हरदीप सिंह पुरी, जितेंद्र सिंह, अलोंग विथ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IRENA, हाइड्रोजन यूरोप एंड H2 ग्लोबल फाउंडेशन। तो H2 ग्लोबल फाउंडेशन और ये सब तो हमको समझ में आता है। IRENA क्या है ये देख लेते हैं। सो IRENA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, IRENA, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ये क्या है? इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट मेंबर्स। सो इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स, काम क्या है इसका? इट प्रमोट्स adoption of renewable energy वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में।
कैसे, हाउ डज इट डू इट, कैसे प्रमोट करती है? बाय सपोर्टिंग कंट्रीज, कंट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड करके, बाय सपोर्टिंग कंट्रीज in their transition to sustainable energy future. Sustainable energy future. ओके अच्छा, यहां से इंपॉर्टेंट आता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है अबू धाबी। ठीक है, की एरियाज हमको समझ में आ गया, फंक्शन क्या होता है ये हमको समझ में आ गया, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की अपने को जरूरत नहीं। ठीक है, सेकंड हम इंटरनेशनल न्यूज पर आते हैं जो इंपॉर्टेंट हुई है। यूएई इज गोइंग टू एस्टैब्लिश इंडिया हाउस अबू धाबी में। ये इंडिया हाउस इंडिया के आर्ट, कल्चर, आर्ट्स वगैरह इन सब चीजों को, इवन इंडियन स्टडीज को प्रमोट करने के लिए एस्टैब्लिश किया जा रहा है। सो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के इन जनरल भी इंडिया के साथ रिलेशंस काफी अच्छे हैं। बहुत सारी चीजों में हमारे एग्रीमेंट्स, एफटीएस, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। वी हैव टेंडेड टू सपोर्ट ईच अदर इन द पास्ट एज वेल। बहुत सारी चीजें, जैसे अपन देखें यूएई में एक इंडिया मार्ट भी खोला गया था, या भारत मार्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें इंडिया के बहुत सारे गुड्स, कमोडिटीज वहां बेचे जाएंगे, वहां एटलीस्ट शोकेस किए जाएंगे होलसेल में। So a lot of things we already have going on with UAE. This is just one of the things. UAE plans to establish an India house in the capital, जो कि कैपिटल है अबू धाबी, अगले कुछ सालों में। क्या करने के लिए? टू प्रमोट कल्चरल टाइज जो दोनों कंट्रीज के बीच में। अच्छा, अगर आप देखते हैं तो दोनों ही कंट्रीज, बीट इंडिया और बीट यूएई, दोनों काफी कल्चरली ड्रिवन कंट्रीज हैं। ठीक है, तो कल्चरल टाइज से लेकर आर्ट, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स काफी सारे चलते हैं। जिन भी कंट्रीज के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं उनके साथ हम स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स करते हैं काफी बार। ऑब्वियसली बात है, आप घर के बच्चे को उसी घर में भेजोगे जहां पर आपकी दोस्ती हो, जहां पे आपके अच्छे रिलेशंस हो। तो जिस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं वहां हम स्टूडेंट एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, अगर इंडियन स्टूडेंट कोई यूएई में जाके पढ़ाई कर रहा है, प्रॉब्ली एक सेमेस्टर या एक साल भी, और वहां यूएई का बच्चा इंडियन यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाई कर रहा है, तो यहाँ के लोगों से मिलेगा, जुलेगा, बातचीत करेगा, हमारे कल्चर के बारे में जानेगा, और फिर अपने देश में वापस जाके बताएंगे। सिमिलरली हमारे कंट्री के जो स्टूडेंट्स वहां जा रहे हैं वो बातचीत करके हमको आके बताएंगे। इस तरीके से कल्चरल एक्सचेंज और कल्चर प्रमोशन होता है एक दूसरे की कंट्रीज में। ठीक है, उसके अलावा आर्ट, स्टूडेंट एक्सचेंज एंड शेयर्ड हिस्ट्री। इंडिया और यूएई कहाँ कहाँ हिस्ट्री शेयर करते हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी थ्रू दिस इंडिया हाउस। यूएई का एम क्या है? अनदर थिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं, वेरी फ्रेंडली नेशन। द एम इज टू डिक्लेयर योगा एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। यूएई योगा को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट की तरह लॉन्च करना चाहता है, रिफ्लेक्टिंग इट्स पॉपुलैरिटी अमंग द 4 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी। यूएई में लगभग 4 मिलियन इंडियन कम्युनिटी है, 4 मिलियन लोग यूएई में रहते हैं, वो काफी ज्यादा योगा वगैरह का प्रचार करते हैं। तो यूएई ने ऐसा प्लान बनाया, अभी किया नहीं है, बट इट वांट्स टू डिक्लेयर योगा एज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। नेक्स्ट, सेकंड जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी मीटिंग जो इंडिया यूएई कल्चरल काउंसिल की हुई थी, अभी हाल ही में अक्टूबर में ही हुई थी। इट फोकस्ड ऑन यूथ एंगेजमेंट, आपस में दोनों कंट्रीज के, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, टूरिज्म, आर्काइवल कोलैबोरेशन, आर्ट्स एंड एकेडमिक एक्सचेंज। आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि यूएई जो इंडिया हाउस एस्टैब्लिश करना चाहता है वो आपसे किस सिटी में एस्टैब्लिश करना चाहता है पूछ सकते हैं, या ये पूछा सकता है कौन सी कंट्री एस्टैब्लिश करने वाली है। यू विल बी एबल टू आंसर दैट इट इज यूएई। अच्छा, यहाँ से स्टैटिक की कुछ चीजें आ जाती हैं अबाउट यूएई, जैसे कैपिटल अबू धाबी, करेंसी होती है दिरहम, प्रेसिडेंट अभी कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इज द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। वहां ऑफिशियल लैंग्वेज जो डिक्लेयर्ड, जो यूज की जाती है, इज अरबिक। जब अपन कोई भी चीज करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं उस पर अक्सर स्टैटिक के क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जामिनर बनाते भी हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ कि यहाँ पर आपको स्टैटिक के क्वेश्चंस भी यहीं के आपके इन्फॉर्मेशन के साथ कवर हो जाए। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज, मालदीव्स हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसने टोबैको यानी तंबाकू के ऊपर जेनरेशनल बैन लगाया है। मतलब पूरी की पूरी जनरेशन जो 2007 या उसके बाद पैदा हुई है, उनको टोबैको कंज्यूम, यूज, परचेज, सेल, एनीथिंग related to tobacco is not allowed, complete ban लगाया गया है। It has become the only country and the first country in the world. So Maldives has become world's first country to implement a generational tobacco ban. Generational क्यों बोला जा रहा है?
क्योंकि पूरी की पूरी एक जनरेशन के ऊपर ये बैन लगाया जा रहा है। प्रोहिबिटिंग द क्या क्या चीजें, परचेज खरीद नहीं सकते, सेल बेच नहीं सकते, यूज कंज्यूम नहीं कर सकते ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर एनीवन बोर्न ऑन और आफ्टर 1st of January 2007। आप अगर 1 जनवरी 2007 या उसके बाद पैदा हुए हैं और आप उस जनरेशन का पार्ट है तो आप ना खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना कंज्यूम कर सकते हैं एनी काइंड ऑफ टबैको या टोबैको प्रोडक्ट्स। Under the new law, individuals from 2007 generation onwards will never be legally allowed to buy or use tobacco in the country, making a permanent generational restriction. This move follows the Maldives already 2024 में earlier वो बैन लगा चुके हैं कि कोई भी टाइप का टोबैको प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं होगा, मैन्युफैक्चर नहीं होगा, सेल नहीं होगा और यूज नहीं होगा, और ये बैन थ्रू आउट है। दिस इज फॉर एवरी काइंड ऑफ जनरेशन, जो 2024 में लगाया था, ठीक है, एप्लीकेबल टू ऑल एज ग्रुप्स, बट अब स्पेसिफिकली एक जनरेशन को टारगेट करते हुए ये बैन लगाया गया है। फर्स्ट कंट्री ऐसा करने वाली इज मॉलडीव्स। आइए मॉलडीव्स के ऊपर कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, जान लेते हैं। बैन विच केम इनटू इफेक्ट 1 नवंबर 2025 हैज बीन हेल्ड बाय, मतलब उसकी तारीफ की गई बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एज अ हिस्टोरिक स्टेप टुवर्ड अ टोबैको फ्री जनरेशन एंड अ मेजर विक्ट्री फॉर पब्लिक हेल्थ। मुझे खाली 10 मिनट देना, 5-7 मिनट। हाँ हाँ ठीक है। फॉर पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन। अच्छा, अबाउट मॉलडीव्स 3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो हम हर जगह स्टैटिक का पढ़ते हैं। सबसे पहले कैपिटल इज माले, करेंसी इज रुपया, तो हमारे यहाँ जैसे रुपया बोलते हैं वहां पे रुपया बोला जाता है। प्रेसिडेंट इज मोहम्मद मुइज्जू, ठीक है। क्योंकि मॉलडीव्स के साथ एक आध साल पहले काफी ज्यादा इंडिया के रिलेशंस खराब भी हुए थे, जिसके बाद प्रमोट किया गया था काफी ज्यादा इंडिया के ही टूरिज्म को कि भाई लक्षद्वीप में कोई कमी नहीं है, लक्षद्वीप में जो बीचेस है वहां पे ही आप कर सकते हैं, घूम सकते हैं बिकॉज ऑफ बैड रिलेशंस। और मॉलडीव्स को हम काफी सारा एसेंशियल चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, तो मॉलडीव्स इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, जोहरान मामदानी मेक्स हिस्ट्री एज न्यूयॉर्क सिटीज फर्स्ट मुस्लिम एंड साउथ एशियन मेयर। ह्यूज थिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। ही इज अ 34-year-old डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। तो जो 2 मेजर पार्टीज हैं यूएसए में जो एग्जिस्ट करती है, डेमोक्रेट रिपब्लिकन, तो ही बिलोंग्स टू द डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एंड ही इज ऑल्सो द फॉर्मर न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली मेंबर क्वींस से। He has created history by becoming New York City's first Muslim and South Asian mayor, first ever. So this is very, very, very important. Zohran Mamdani Indian origin के हैं, and also second important thing, it's youngest since 1917, youngest after winning the election on 4th of November. His grassroots campaign क्या क्या चीजों पे थे जो उन्होंने इलेक्शन में कैंपेन किया था? सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी एंड इक्वालिटी, दूसरा सक्सेसफुली चैलेंज्ड न्यूयॉर्क्स वेल्दी पॉलिटिकल एलीट, जो वहां एक कम्युनिटी है, मेकिंग अ शिफ्ट टुवर्ड पीपल पावर्ड पॉलिटिक्स, कि भाई उन्होंने बोला न्यूयॉर्क की पॉलिटिक्स बहुत एलीट सेंटर्ड हो चुकी, अमीरों के बेसिस पे चल चुकी, अब ये पीपल सेंटर्ड होगी इफ आई एम चोजन टू बी द मेयर, एंड विच ही वाज। नेक्स्ट, गूगल लॉन्चेस प्रोजेक्ट सन कैचर टू बिल्ड सोलर पावर्ड एआई डेटा सेंटर्स इन स्पेस बाय 2027। तो गूगल ने प्रोजेक्ट सन कैचर अनवील किया है, जिसमें सोलर पावर्ड सैटेलाइट्स में ये एआई चिप्स स्पेस में भेजने वाले हैं 2027 तक। होता क्या है, अगर आप अर्थ के ऊपर एआई चिप्स को यूज करते हो और कंप्यूटेशन में बहुत हाई अमाउंट ऑफ वाटर कंजम्पशन लगता है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगता है, मेकिंग स्पेस, तो ऐसा माना जा रहा है अगर एआई चिप्स को और एआई का कंप्यूटेशन स्पेस पे कर देते हैं ना, तो वो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट होगा। बेसिकली उससे बहुत ज्यादा रेडिएशन पोल्यूशन जो जनरेट होता है, वाटर हाई कंजम्पशन होता है, ये सब नहीं होगा। तो वो अब ये सब स्पेस में करने का सोच रहे हैं बाय 2027, ठीक है। इसके लिए उन्होंने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट सन कैचर, अ फ्यूचरिस्टिक रिसर्च इनिशिएटिव टू लॉन्च एआई चिप्स इनटू स्पेस। In collaboration with Planet, Google plans to launch prototype satellites by 2027, marking a major step towards space-based AI infrastructure. इसमें एक हमारा छोटा सा न्यूज छूट गया था। हाँ, सबसे पहले नेशनल न्यूज में, इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली विथ 65 क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। तो राइट आफ्टर चाइना और यूएसए हम थर्ड नंबर पे आते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए।
कौन से मेजर सेक्टर्स में, इन सेक्टर्स लाइक केमिकल, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम एंड एविएशन। ठीक है, ये प्रोजेक्ट्स मेनली कौन से स्टेट्स में है? उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड राजस्थान। एंड नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 1 साल का कॉमेमोरेशन ऑफ 150 ईयर्स ऑफ इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। ये नेशनल सॉन्ग वाज रिटन इन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, या कई जगहों पे आपको चट्टोपाध्याय दिखेगा, इन्होंने लिखा था, और 150 साल इस नेशनल सॉन्ग को हो चुके हैं। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड विद दैट आई विल प्रॉब्ली टेक योर लीव। इसी तरीके से हम हफ्ते में 2 बार मिलते रहेंगे, जिसमें हम सारे के सारे करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। अभी आज के लिए ये 2 दिन के करंट अफेयर्स हैं, 8 और 9 नवंबर के। 10th, 11th, 12th, 13th सारे के सारे दिनों के वी आर गोइंग टू कवर ऑन सैटरडे। नेक्स्ट वीक से वील बी ऑन ट्रैक। With that, I'll take your leave. Thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again on the upcoming Saturday. This is Vishishta signing.